सिकोहाबाद के आदर्श कृष्ण महाविद्यालय में यूजीसी द्वारा आयोजित भारतीय नारीवाद दशा और दिशा पर अपने मंतव्य प्रस्तुत करते प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, जो राज्यसभा में बहुत दिनों तक इन्होंने और लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व दिया है, अपनी बात ये नारी उत्थान के बारे में कह रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं प्रधान किया। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि गांधी जी के बाद अगर नारी की समस्या किसी ने भी किसी राजनीतिक ने नहीं सोचा है तो वो लोहिया जी के 2 दिन बाद में कहना जब आजादी मिली तो लोहिया जी ने कहा था कि जिस देश की आधी आबादी के पैदा होने पर घर के लोगों के मुंह लटक जाते हो वो देश आजाद होकर भी आजाद नहीं। लोहिया जी का जो सप्त क्रांति का सपना था, 7 बड़ी गैर बराबरियां समाज को खाए जा रही है, जितनी विद्रूपता विसंगति विषमता संसार में जितने दुख है वे 7 गैर बराबरियों के कारण है। उनमें सबसे बड़ी गैर बराबरी है औरत और मर्द के बीच के दर। और उस गैर बराबरी को दूर करने के लिए उन्होंने अथक प्रयत्न किया और समय समय पर लोगों को जागरूक किया। हम लोग जब ये पार्लियामेंट में जब ये बिल आया 33%, हम लोगों ने बड़ा अध्ययन किया था। आप सब जानते हैं यहाँ पर राजनीति के बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हैं, बड़े विद्वान बैठे हैं, छात्र बैठे होंगे और आप सबने पढ़ा होगा। हिंदुस्तान का संविधान इंग्लैंड के संविधान की हूबहू मान लीजिए, थोड़ा बहुत परिवर्तन कहीं हो गया हो तो वहां राजा होता है, प्रेसिडेंट होता है, ऐसे कुछ बहुत मामूली से परिवर्तन लगे हुए हो, वो संविधान का उसी का अनुरूप है। वो अलिखित ऐसे लिखित है, ये कोई फर्क नहीं है। लेकिन उस इंग्लैंड के अंदर जहां मैग्ना कार्टा से लेके और आज तक संविधान विकसित हुआ है, धीमे धीमे आम आदमी को अधिकार मिले, उस देश के अंदर भी मार्गरेट थैचर तक करीब 1 या 2% से ज्यादा लोग महिलाएं पॉलिटिक्स में नहीं आए। और वहां जो दूसरा सदन है उसका नाम ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसमें कहा है आपके भारत के राज्यसभा में तो मेरे साथ बहुत सी महिलाएं नहीं, लेकिन वहां नहीं है। और जिस देश के अंदर, अमेरिका के अंदर नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ, उस देश में जब हेनरी क्लिंटन आई पहली बार सिविल में तो क्या तालियां नहीं, पहली महिला कोई पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन नहीं आया, न कभी हुआ। क्यों? क्या सोचने को मजबूर करता है? ये बताता है कि नारी की दशा केवल पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने से नहीं होगा, उसकी जब तक धर्म और समाज में जब तक उसका चलाना बंद नहीं होगा, जब तक भ्रूण हत्या बंद नहीं होगी, तब तक 10-20% महिलाएं अगर बैठ भी गई पार्लियामेंट में तो देश की स्थिति बदलने वाली नहीं है। जब हम लोगों ने ये कहा कि अगर करना है कुछ तो वो करो, तो जापान ने किया। जापान के अंदर महिलाएं आर्थिक रूप से पूर्ण स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है, वो पति के ऊपर निर्भर नहीं करती। मैं ये नहीं कह रहा हमारे देश में जो महिलाएं घरेलू कामकाज करती है उनका योगदान कम नहीं है। अगर उनका योगदान और उनकी त्याग और तपस्या को हम मूल्य में पैसों में नहीं आंक सकते। शिवाजी नहीं होते अगर माता जीजाबाई उनको ये न बनाती। क्या जीजाबाई को आप ये कह सकते हैं कि घरेलू महिला थी, उन्होंने कुछ कमाया नहीं? ऐसी कितनी नारियां हैं जिन्होंने अपने पुत्र को महान बना दिया। क्या उनके योगदान को आप पैसे से आंकेंगे? मैं वो बात नहीं कह रहा, लेकिन जब तक नारी को आर्थिक रूप से
स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता नहीं मिलेगी, समाज की नहीं होगी। और जब हम इस बात को यूं कहते हैं, जब हम ये कहते हैं कि जिस आधार पर आप नारी को आरक्षण दे रहे हैं, उसी आधार पर उन नारियों को भी आरक्षण दीजिए जिनके आने की कतई संभावना नहीं है पार्लियामेंट में। मैं कोई हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, लेकिन पार्लियामेंट में रहा हूं तो पार्लियामेंट नहीं कर सकता। 8-10 ऐसे स्टेट थे जिनमें आज तक कोई मुस्लिम जीत के नहीं आया, नारी को बंधवा नहीं बजा नहीं सकता। और जब हम ये कहते हैं कि भाई उस थोड़े से उनको भी दे दो, या थोड़े से जैसे रत्नाकर जी ने इशारा किया जो गांव खेत खलिहान में काम करने वाली नारियां हैं उनके लिए भी कुछ उसमें कर दो, तो कहा जाता है कि ये गलत है। ये क्या है? ये प्रकारांतर से एक तरफ से हम देते हैं उनको और दूसरी तरफ से हम ये भी चाहते हैं कहीं उन्हें मिल न जाए। और अगर ये बात नहीं होगी तो इतने वो विश्वास क्यों नहीं हुआ? जो लोग समर्थन कर रहे हैं अगर उनसे अकेले में बात करो तो उनको भी डर लगता है। मैं जो यहाँ कहना चाहता हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं इस बात पे, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। भ्रूण हत्या की बात आई तो एक मुझसे कहा गया एक कविता लिखी, और वो कविता इत्तेफाक से देश की सबसे बड़ी 2 नर्तकियों ने उन पर शोभना नारायण ने भी डांस किया, और उस कविता पर, मेरी कविता के कुछ अंशों पर उमा शर्मा ने भी डांस किया। ये उमा पद्म विभूषण उमा शर्मा है और पद्म विभूषण शोभना नारायण है, दोनों बहुत बड़ी कथक की नृत्य हैं। उसकी पूरी कविता मुझे याद भी नहीं है, लेकिन उसके कुछ बंद में सुनाई देता हूँ आपको। वो ध्रुव ध्रुव, और ये जो WHO की तरफ से एक लाडली करके जो प्रोग्राम आता है उसमें ये कविता कई बार आई हुई है, आप लोगों ने दूरदर्शन पर देखी होगी। वो मेरी कविता है, मैं उसके कुछ अंश सुनाई देता हूँ। भ्रूण हत्या के विरुद्ध एक कविता। उनकी पहली पंक्तियां ये है कि उनको भी है जीने का अधिकार, उन्हें भी जीने दो। उनको भी है जीने का अधिकार, उन्हें भी जीने दो। देना या न देना अपना प्यार उन्हें भी, देना या न देना अपना प्यार उन्हें भी जीने दो। कैसे होता है ये कि पुत्र रत्न की अभिलाषा का करने कष्ट निवारण सब प्रसन्न थे जिसने तुम्हारे गर्भ किया था धारण, किंतु गर्भ में कन्या है जब इसका हुआ प्रसारण, सबकी भौएं तनी के कैसे इससे हो निस्तारण। तो आत्मघात से ज्यादा घातक है ये मनोविकार, उन्हें भी जीने दो, उनको भी है जीने का अधिकार, उन्हें भी जीने दो। आत्मघात से ज्यादा घातक है ये मनोविकार, ये बहुत बड़ा मनोविकार है। वे लोग जिनके कब्र में पैर रखे हुए हैं, वे पूरे माँ बाप के, उनके बाप दादा दादी उनके मुंह में जाके, अगर लड़का बीमार हो तो बड़े से बड़ा डॉक्टर चाहिए। और आज गांव की स्थिति यह है कि लड़की बीमार हो झाड़ फूक से काम चलता है या देशी दवा से काम नहीं होता है। ये होता लड़की को शादी करने जाए तो कहते हैं कि ये बड़ी उधर बात हो जाएगी। मैं दूसरी पंक्ति पढ़ता हूं कि नर और नारी जीवन की गाड़ी के है दो पहिए, हृदय सभी का कहता मुंह से कहिए या मत कहिए। हृदय सभी का कहता मुंह से कहिए या मत कहिए। भाई बिना बहन की खुशियां रहती आधी आधी, राखी बिना कलाई भैया की लगती अपराधी। कितना नीरस होगा सोचो राखी का त्योहार, उन्हें भी जीने दो, उनको भी जीने का अधिकार। मैंने इसमें लिखा कि नर में नारी की ताकत को कम करके पहचाना। मैं इसमें आपको एक तर्क देता हूं कि राम, क्या विस्मय है कि राम जो है रावण को हरा सकते हैं, तब सीता उनके साथ थी। और जब सीता साथ छोड़ जाती है उनका या सीता को निर्वासित कर देते हैं तो वे ही राम अपने ही पुत्र लवकुश से हार जाते हैं। ये क्या कौन सी ताकत थी जो रावण से सीता देती है, लवकुश से हरा देती है? इस बात को मैंने कहने की कोशिश की है कि नर में नारी की ताकत को कम करके पहचाना। रचा महाभारत देखी वो जब जब उसने खाना, वो दुर्गा है, वो
वो सीता, और जब सीता का साथ मिला हर युद्ध नाम से जीता, तो सीता जो कोई को खाई लंकुश से भी हारो में भी जीने दो, उनको भी जीने का अधिकार उन्हें भी जीने। तपत पुरुष के पीछे कोई नारी होती है, त्याग तपस्या में वो सबसे भारी होती है। इस पर ये जो अगली पंक्ति है मेरी, उस पर शुभना नारायण ने कम से कम 10 मिनट का डांस किया है। जो अगली मेरी 2 पंक्तियां हैं मैं सुना रहा हूं। वो ये थी कि तपत पुरुष के पीछे कोई नारी होती है, त्याग तपस्या में वो नर से भारी होती है, चांद सितारे छूकर भी वो घर में दासी जैसी है। वाह। आईएएस अफसर की बीवी भी जो है, आईएएस खुद बीवी हो, लेकिन घर में जब आएगी तो चाय की चिंता, बच्चों की चिंता उसको होगी, पति को नहीं होगी। ना तो मैंने कहा कि चांद सितारे छूकर भी वो घर में दासी जैसी है, वो कबीर की मछली है जो जल में दासी है। ये कबीर की मछली है, और उस पर मैंने लिखा वो कबीर की मछली है, वो जो जल में प्यासी जैसी है। मैं पंक्ति भूल रहा हूं कि क्या अधिकार उन्हें भी जीने दो। और इसमें एक बहुत जल्दी करना है, अंतिम पंक्तियां सुन लीजिएगा उसको, कि लक्ष्मीबाई भी नारी थी बात पुरानी याद करो, लक्ष्मीबाई भी नारी थी बात पुरानी याद करो, आजादी को अर्पित कर दी भरी जवानी याद करो, पन्ना दाई भी नारी थी करो कहानी याद करो, स्वाम भक्त में कैसे सुख की थी कुर्बानी याद करो, गिनो तो अनगिनती निकलेंगे नारी के अवतार उन्हें भी जीने दो, उनको भी अनेक अनेक किस्से अंतिम बंद सुन लीजिए। कृष्ण को कृष्ण बनाने में एक नहीं 2 माताओं का योगदान, राधा का अलग था। मैंने एक छंद लिखा कि बिना यशोदा बिना क्या है, बिना देवकी, मैं पंक्ति भूल रहा हूँ, बिना देवकी और बिना क्या जसवंत मैया के कभी कल्पना कर सकते हो कृष्ण कन्हैया की, बिना देवकी बिना कृपा के जसवंत मैया की कभी कल्पना कर सकते हो कृष्ण कन्हैया की, बिन राधा के वृंदावन के श्याम अधूरे हैं, और बिना कृष्ण के शिव के सारे काम अधूरे हैं, और हर युग में नारी से शोभित होते हैं अवतार में जीने को, उनको भी है जीने अधिकार। मित्रों, ये कितना बड़ा विषय है। ये तो एक बात हुई, दहेज से लेकर किस पे कितनी, मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहता। मैं मेघालय गया था, और मेघालय में बिल्कुल मामला उल्टा है। मेघालय में लड़की जाती है दूल्हा बन के, बस दुल्हन मतलब लड़की ले जाती है, बारात ले जाती है, और उधर से दूल्हे को ब्याह के लाती है, और उस पर वो सारे अत्याचार होते हैं जो यहां दुल्हन पे होते हैं। इसलिए लोहिया जी बहुत साफ था, लोहिया जी को बहुत साफ समझना। जहां पर सांप्रदायिकता के बारे में लोहिया जी ने कहा कि सांप्रदायिकता चाहे बहुसंख्यक की हो चाहे अल्पसंख्यक की हो, दोनों खराब है। वहां उन्होंने कहा कि अत्याचार चाहे नारी का हो चाहे नर का हो, दोनों खराब है। और इस पर नारी पर इतना ज्यादा अत्याचार होता है कि वो कहीं कहीं एक आध घर में एक आध प्रकरण में जैसे कि नतीजे सुनो तो उसमें ये लगता है कि कोई भी पति जो है वो ऐसा नहीं है जो अपनी पत्नी से डरता हो। लेकिन असली बात क्या है कि ये हम कहते हैं, तो सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये बहस से नहीं हो सकता। हम अपने बच्चों को स्वतंत्रता दें। हम आज ये संकल्प करें कि हम अपनी बेटी और बेटे में भेद नहीं करेंगे। हम आज ये संकल्प करेंगे हम अपनी बेटी को अपना बेटा मानेंगे। अगर इस तरह के संकल्प करते हैं और जिन परिवारों ने किए हैं उनमें बिल्कुल क्रांति आ चुकी है और वो खुश है। इसलिए मैं आप सब लोगों से एक बार कहता हूं कि विद्यालय है, महाविद्यालय है, इसमें जागरूकता आपका देने का काम है। आप और ये जो संगोष्ठी आपने की है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुप्ता जी ने पहले